मैं जहाँ पर भी जाती हूँ महिलाओं में बहुत अच्छा रिस्पांस है। भाजपा की और संघ की जो विचारधारा रही है शुरू से ही महिला विरोधी रही है। नोएडा में पिछले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सारा जो इनका विकास है, प्रचार है, सब हवा हवाई है। तो इस पूरे शहर में कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो खुश है। कांग्रेस पार्टी जो मजबूती से चुनाव लड़ रही है नोएडा में, ये उसका डर है। नमस्कार, नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ की एक खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ पवन नौटियाल हूँ। इस समय देश में चुनावी माहौल है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश से ही चुनाव की शुरुआत होगी। 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न होने हैं। 10 फरवरी को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, जिसमें नोएडा भी शामिल है। इस समय हम नोएडा में हैं। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से नोएडा जो प्रत्याशी मैदान में उतारी है कांग्रेस ने, पंखुड़ी पाठक जी हैं। उनसे तमाम सवाल करेंगे। क्या लोगों के बीच वो डोर टू डोर अभियान भी कर रही हैं, तो क्या लोगों की समस्या है, किस तरह से राज्य में लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी की भी बात होती है। तमाम मुद्दे हैं। पहले उनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है बहुत धन्यवाद। नवजीवन कौमी आवाज़ में। पंखुड़ी जी, आपसे पहला सवाल, आपकी कैंपेनिंग कैसे चल रही है? लगातार आप डोर टू डोर अभियान भी कर रही हैं, जो गाइडलाइन है उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग गाँवों में जा रही हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। पहले ये कहा गया कि आप रोड शो, रैली और पदयात्रा नहीं कर सकते, तो हमने इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं रखा। डोर टू डोर कैंपेन हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी ये पता चला है कि 300 लोगों की इंडोर मीटिंग अलाउ कर दी है, तो उसके चलते हम लोग इंडोर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग अपना डिजिटल माध्यम से भी, क्योंकि नोएडा में एनसीआर रीजन में पूरा केसेस कोविड के ज़्यादा हैं, तो जिन सोसाइटीज़ में कोविड के ज़्यादा केस आ रहे हैं वहाँ पे हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके जूम पे या गूगल पे हम लोग अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं और डिजिटल माध्यम से भी प्रचार चल रहा है। प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की शुरुआत की थी। मेन टारगेट महिलाओं को और इसमें जो युवा है उनको भी जोड़ना है। पहली लिस्ट भी हमने देखी, वादा किया था 40% का, वो हुआ है। 50 महिलाओं को भी टिकट मिला है। तो क्या लग रहा है कि इसका कुछ असर आप देख रहे हैं मैदान में पड़ रहा है? देखिए, बहुत अच्छा असर पड़ रहा है और मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। खास करके महिलाओं का ये कहना है कि हमें इससे पहले कभी हमसे किसी ने राजनीति से जुड़ी कोई बात ही नहीं करी। महिलाएं कहती हैं कि हमारा भी बराबर का वोट है, लेकिन कभी हमारे मुद्दों पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई या महिलाओं की किसी ने चर्चा नहीं करी। और हमें प्रियंका जी ने ये बताया, मुझे पर्सनली प्रियंका जी ने पहले से ही, जब ये महिलाओं का नहीं भी अनाउंस हुआ था, शुरू से प्रियंका जी का कहना था पंखुड़ी महिलाओं के बीच में जाओ, महिलाओं से बात करो। और मैं जहाँ पर भी जाती हूँ महिलाओं में बहुत अच्छा रिस्पांस है। महिलाएं बहुत खुश हैं महिला घोषणा पत्र को लेकर, महिलाओं के लिए जो तमाम हम लोगों ने प्रतिज्ञाएं ली हैं उनको लेकर। और सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो कहना है वो ये कहना है कि अगर हमारे बीच की कोई महिला विधायक बनेगी तो हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे मुद्दों पर चर्चा होगी और हम अपनी परेशानियाँ ज़्यादा खुल के उनके सामने रख पाएंगे। अच्छा, एक सवाल, नोएडा की बात करें, यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, पिछले 3 टर्म से भी बीजेपी की जरूरत रही है सरकार। हम देखते हैं बाहरी तौर पर लंबी लंबी इमारतें हैं, मॉल है, तमाम विला हैं, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो तस्वीर कुछ और ही हमको दिखती है। देखिए, नोएडा बाहर से जो लोग देखते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगता है बड़ा ही विकसित शहर है, सभी यहाँ पे खुशहाल होंगे। लेकिन हमारे शहर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। अगर हम गांव की बात करें, गांव में आज भी जो लोग जिन्होंने अपनी ज़मीन दी ये शहर बसाने के लिए, उनको अपना सही मुआवजा नहीं मिला है। उनका अपने मकान पे मालिकाना अधिकार नहीं है। वो अपने मकान पे कोई लोन नहीं ले सकते, उसे खरीद बेच नहीं सकते हैं। वहीं हमारे क्षेत्र में बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें आज तक बिजली नहीं है। मैं जाती हूँ, लोगों ने अपने पैसे से खंबे गाड़े हुए हैं, तारे लगाई हुई हैं, लेकिन सरकार बिजली देने को तैयार नहीं है, पानी नहीं है। बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। नोएडा जैसी जगह पे सड़कें नहीं जाती हैं। लगातार सड़कों की भी बात होती है कि हमने चमका दिए और वो तमाम जितने खुरदरे रोड थे उनमें प्रॉपर कर दिया हमने, ऐसा कुछ है? देखिए, जो रोड की बात करते हैं, मुझे लगता है कि नोएडा में पिछले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और जो लगातार यहाँ पे जिस भी दिन बारिश हो जाती है तो देखते हैं कि किस तरह का जल भराव होता है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे मेन एक पक्की रोड, एक भी रोड नहीं है पूरे क्षेत्र में। आज भी बिल्कुल वहाँ पे गली हुई सड़कें हैं, एकदम कंक्रीट कोई भी सड़कें नहीं है और लोग ना यहाँ पे सीवर सिस्टम है। तो बहुत बुरे हालात पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हैं, जिन पे कोई चर्चा नहीं होती, कोई काम नहीं होता। आप एक सिर्फ जो शहर
कि मुख्य रोड हैं उनको देखकर ये नहीं कह सकते कि यहाँ का विकास हुआ है। मैं जानना भी चाहूँगी कि अगर जो मौजूदा विधायक हैं वो ये बता सकें कि उनके कार्यकाल में नोएडा में किस सड़क पे या किस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उन्होंने क्या काम किया है, वो भी उनको जनता को बताना चाहिए। पंखुड़ी जी, सवाल आपसे ये है कि आप किन मुद्दों को लेकर, एक महिला की बात हो रही है, बेरोजगारी पर भी क्या आप मुद्दा लेकर जा रही हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम तरह की परेशानियां अभी भी लोग यहाँ की झेल रहे हैं, तो इसके अलावा क्या क्या और मुद्दों को लेकर आप ज़मीन पर उतरे हैं या लोगों का भरोसा जीतना चाहें? निश्चित तौर पर बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़े मुद्दे हैं, और नोएडा जैसे शहर में ज़्यादा बड़े मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि पूरे देश का युवा नोएडा में रोजगार ढूंढने आता है, शिक्षा के अवसर ढूंढने आता है। महंगाई पूरे उत्तर प्रदेश से ज़्यादा नोएडा जैसे शहर में, क्योंकि यहाँ पर जो हर चीज़ की कीमत, चाहे आप एक मकान ले रहे हैं, चाहे आप बिजली है, पानी है, हर चीज़ ज़्यादा महंगा है। ऐसे में लोगों में बहुत नाराज़गी है। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ महिलाएं ये कहती हैं कि पहले तो डिमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, फिर कोविड हुआ, उसके चलते हमारे व्यापार ख़त्म हो गए, हमारा रोज़गार छिन गया, और उसके बावजूद भी यहाँ पे बिजली के जो रेट हैं लगातार बढ़ रहे हैं। स्कूल की फ़ीस जो है निजी स्कूलों की वो लगातार बढ़ रही है। पब्लिक जो आपके सरकारी स्कूल हैं वो इस लायक है नहीं कि वहाँ पे आप बच्चों को भेजोगे, और प्राइवेट स्कूल्स भी बिना किसी रोक के यहाँ पे अपनी फ़ीस बढ़ा रहे हैं। तो तमाम ये मुद्दे हैं, और यहाँ पे देखिए हर तबके का अपना मुद्दा है। मैंने आपको बताया गाँव में जो समस्याएँ हैं, जो डूब क्षेत्र है वहाँ पर बिजली पानी नहीं है, यहाँ तक कि ये जो आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखती हैं, इनमें भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लोगों को पोजेशन नहीं मिला है आज तक। करोड़ों रुपए देने के बाद भी अपने फ्लैट्स नहीं मिले हैं। फ्लैट मिले हैं तो रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं। रजिस्ट्रियाँ पैसे देने के बाद, स्टैम्प ड्यूटी देने के बाद, रजिस्ट्री देने के बाद उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं। जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वहाँ पे उनका बिल्डर के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जो उनको सुविधाएं, जो वादा किया गया था वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो इस पूरे शहर में कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो खुश है, और पिछले 5 साल में जो समस्या जैसी थी वो वैसी ही बनी हुई है या फिर और बढ़ गई है। तो लोगों का ये कहना है कि अब लंबा समय हो गया है, हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। अच्छा पंखुड़ी जी, एक लेख हमने पढ़ा था योगी जी, जिसमें लिखते हैं, सीएम मुखिया हैं यहाँ के, कि नारी की जो शक्तियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं दबाना चाहिए, एक हद तक उनकी शक्तियाँ रोकी जाए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आज वो मुख्यमंत्री भी है राज्य के। कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि भाजपा की और संघ की जो विचारधारा रही है शुरू से ही महिला विरोधी रही है। संघ में कभी भी महिलाओं को एंट्री नहीं मिली, और भाजपा का जिस तरह का हम ऑनलाइन ट्रोलिंग देखते हैं, जिस तरह से महिला नेताओं पे जो गंदी भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं, ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है। हमारे देश में हमेशा से नारी के सम्मान की सभ्यता, और हिंदू धर्म में नारी शक्ति का हमेशा उल्लेख किया गया है, नारी शक्ति को पूजा गया है। वहीं मुझे इस बात पे बड़ा मतलब एक तरह से ताज्जुब भी होता है कि जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं या धर्म का ज्ञान रखने की जो लोग बात कहते हैं, जिस नारी शक्ति को हम पूजते हैं, जिस दुर्गा अवतार को हम नौ दुर्गा के रूप में हम लोग पूजते हैं, वो ये कहते हैं कि नारी की जो शक्ति है उसे दबाना चाहिए, वो जो शक्ति है वो खतरनाक है, वो शक्ति विनाशकारी है। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म की समझ उन लोगों को नहीं है जो हिंदुत्व की बात करते हैं, और नारी शक्ति जो है वो बड़ा बदलाव ला सकती है। और उसी नारी शक्ति को नमन करते हुए, स्वीकार करते हुए, बढ़ावा देते हुए प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को ये अवसर दिया है कि हम लोग राजनीति में भी अपनी शक्ति दिखाएं। अच्छा, एक अभी हाल ही की बात है, सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के यहाँ आए थे आपके प्रचार के लिए, डोर टू डोर अभियान लगातार आपकी तरफ से भी कहा गया कि पालन किया गया। उसके जो बाकी की भीड़ थी वो मीडिया और तमाम जो लोग जनता थी उनकी थी, लेकिन बावजूद उसके एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो जाती है। और दूसरी तरफ हम वहाँ अमरोहा की तस्वीर देखते हैं, वहाँ जुलूस निकला है, बाइक में लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल जो ईसी के है उसके कार्यप्रणाली पर भी उठ रहा है? पक्षपात जो निष्पक्षता की बात करता है वहाँ पर भी सवाल उठ रहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशन पर, जिसने कई बार, पहले जब हम छोटे थे तो उसकी निष्पक्षता की बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी और हमें विश्वास भी था कि निष्पक्ष हमारा इलेक्शन कमीशन है, लेकिन आज के समय में बार बार सवाल उठते हैं। और जो हम यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं कि विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है मुकदमों के द्वारा और इस तरह के मतलब बार बार उन पर रोक टोक करके, कहीं ना कहीं ये एक साजिश है भाजपा की। और इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को साबित
साबित करना पड़ेगा बराबरी की नज़र से सब लोगों को देखकर। और हमारे ऊपर जब मुकदमा हुआ उसी दिन हमारे जो साथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है दादरी में, वहाँ पे जो मौजूदा भाजपा विधायक है वो ढोल नगाड़े लेकर रोड शो कर रहे थे। और वही तस्वीर अखबारों में आई हुई थी, एक तरफ उनकी तस्वीर दिख रही थी, एक तरफ हम 5 लोग दिख रहे थे, और ये था कि हमारे ऊपर मुकदमा है और उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये बात मुझे लगता है सबको समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी जो मजबूती से चुनाव लड़ रही है नोएडा में, ये उसका डर है कि हमारे मुख्यमंत्री के आते ही मुख्यमंत्री पे मुकदमा हुआ। वहीं जो तमाम भाजपा के उम्मीदवार लगातार जो उल्लंघन कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का, उन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आप योगी सरकार डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, इनकी नीतियों पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तमाम योजनाओं का जिक्र करते हैं, हमने ये हाईवे बना दी, हमने वो योजना लेके आए, स्वास्थ्य योजना की बात होती है, उज्ज्वला योजना की बात होती है, तो फिर दूसरी तरफ से पार्टियां कहती है कि तो हमने किया काम है, इन्होंने क्या क्या फीता काटा है। इस पर आप क्या कहेंगे कि पूरे जो 5 वर्ष हैं इन्होंने पुरानी योजनाओं को एक ही शुरुआत की, उसी की आधारशिला जो रखी गई है उसी की शुरुआत हुई है। देखिए, अभी 5 साल पूरे हुए इस सरकार को, और उत्तर प्रदेश में इस सरकार के पास दिखाने के लिए कोई भी ऐसी योजना या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका ये कह सके कि हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी को जेवर बुलाया गया, इस तरह का माहौल बनाया जैसा कि जेवर में एयरपोर्ट शुरू हो गया होगा, वहाँ पे प्लेन उड़ान भर रहे होंगे, जबकि सत्यता ये है कि जो लैंड एक्वायर होना था, जो भूमि अधिग्रहण था, उसका 1/3 हिस्सा हुआ है। 3 में से 1 फेज के भूमि का अधिग्रहण हुआ था, जिसका भी किसान विरोध कर रहे हैं और हाईकोर्ट जा चुके हैं, और उसका ही इतना बड़ा एक PR इवेंट बना के दिखाया गया। और उसके बाद झूठी तस्वीरें भी शेयर की गई भाजपा के द्वारा, जो बीजिंग के एयरपोर्ट की तस्वीरें शेयर की गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता भी समझने लगी है कि सिर्फ उद्घाटन करना, फीता काटना, बड़े बड़े PR इवेंट करना, प्रचार करना, और कल तो सभी लोगों ने देखा जो टेलीप्रॉम्प्टर जो बंद हो गया तो प्रधानमंत्री जी अपने शब्द नहीं याद कर पाए। तो ये जो सारा जो इनका विकास है, प्रचार है, सब हवा हवाई है। सत्यता यही है कि जहां पर देश था 2014 से पहले, आज हम उससे बहुत पीछे आ चुके हैं, और लगातार जो हमारा जिस स्पीड पे विकास होना चाहिए था उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बेरोजगारी बढ़ाने का, महंगाई बढ़ाने का और हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम, हमारे विकास की जो गति थी उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पंखुड़ी जी, युवाओं को, महिलाओं को आगे लेकर जो अभियान चला गया उस पर लगातार काम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि उन्नाव में जो हुआ, उनके परिजनों को टिकट मिला है, एक आशा वर्कर है उनको टिकट दिया है महिलाओं को। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दूसरी पार्टी एक बाहुबल नेता जिन जो संपत्ति में मजबूत है उन तमाम लोगों को टिकट देती है, दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसे लोगों को देती है जो खुद इतना पैसा खर्च करके प्रचार नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो कैसे उस चीज़ से आप अपना प्रचार करे, कैसे जनता के बीच में अपना भरोसा जीत पाए, किन तरह की परेशानियां हो सकती हैं उनको? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदा से आम लोगों की पार्टी रही है। तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, वंशवाद का आरोप लगाया जाता है। इसका मुझे लगता है जीता जागता उदाहरण तो मेरे सीट पर है, जहाँ पे राजनाथ सिंह जी के बेटे विधायक हैं। ये ना तो उनका क्षेत्र है, ना यहाँ से आते हैं, लेकिन आकर सीधा विधायक बन गए। क्या काम किया उन्होंने इस क्षेत्र के लिए, क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, जानते भी नहीं थे इस क्षेत्र के बारे में, लेकिन सिर्फ क्योंकि बड़े नेता के बेटे थे तो यहाँ पे विधायक बन गए। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार, और आप देखेंगे पहली सूची में जितने भी लोग हैं, किसी पे भी कोई उनकी किसी की भी आपराधिक छवि नहीं है, कोई माफिया नहीं है, गैंगस्टर नहीं है। वहीं चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, सभी में जो आपराधिक छवि के लोग हैं, गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उन लोगों को तवज्जो दिया जाता है। उन लोगों को जो बाहुबली हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एक जगह दी जाती है, और बिल्कुल ही उसका विपरीत कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये जो लोग हैं, आपको ये बड़े छोटे लोग लग रहे होंगे, चाहे आशा वर्कर हैं, चाहे उन्नाव पीड़िता की माँ है, आपको लग रहे होंगे बड़े छोटे लोग हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी इनकी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी हैं। और कहीं ना कहीं जनता में ये विश्वास होना चाहिए कि सिर्फ अपराधी या दूसरों को दबाने वाला, शोषण करने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। जो शोषित है, जो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए भी राजनीति में जगह है। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रियंका गांधी जी ने सेट करा है, बहुत बड़ी लकीर खींच दी है, जो मुझे लगता है कि बाकी पार्टियों को बड़ा लंबा समय लगेगा इस तरह की सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में। आपसे आखिरी सवाल, महिलाओं, युवाओं जो अभियान लेकर चल रहे हैं, उससे कितना बदलाव आप देखेंगे कि बदलाव होगा, और कितनी सीटें कांग्रेस राज्य में लेकर आने वाली है? ये मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत शानदार चुनाव लड़ने जा रही है, और क्योंकि 32 साल हम लोग सत्ता से बाहर रहे हैं,
बहुत हम लोग पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार जिस तरह के ज़मीन से जुड़े लोगों को टिकट दिया गया है, उन लोगों को टिकट दिया गया, उन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो लगातार जनता के बीच हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। कई सारी महिलाएं मेरे साथ जिनको टिकट मिला वो ऐसी हैं जो लंबा समय जेल में काट के आई हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी संघर्षशील महिलाएं हैं। तो तमाम ऐसे लोगों को जो टिकट दिया है, कहीं ना कहीं जनता भी उस चीज़ को पसंद कर रही है और इन सभी कैंडिडेट्स का समर्थन कर रही है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इस चुनाव में करेगी। तो ये हमारे साथ पंखुड़ी पाठक जी थी, नोएडा से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जिनका कहना है कि महिलाओं का जो अभियान शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने वो एक सोच समझ कर किया और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसके बीच इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि अब जिस तरह से एक दल पर एफआईआर होती है और दूसरी पार्टी के लिए जो एफआईआर का नियम है वो पूरी तरह से खारिज हो जाता है, उल्लंघन धज्जियां उड़ाई जाती है नियमों की, तो इससे चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठता है। निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, ये भी एक सवाल है। पंखुड़ी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।